हेलो दोस्तों। आज अब एक तरीके से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है लेंस वाला पार्ट। तो लेंस की बात करेंगे और उससे रिलेटेड एंड कैटारेक्ट है। तो टॉपिक का नाम रहेगा आज की जो पार्ट वन, ये तरीके से पूरा पार्ट ख़त्म नहीं हो पाएगा, दो लंबा ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाए, इसलिए एक ही पार्ट कराना है इसका। तो इस तरीके से दो पार्ट में आएगा, एक है लेंस वाला पार्ट और एक होता है मतलब एक लेंस और कैटारेक्ट में मिक्स है ये लेक्चर। उसमें दूसरे पार्ट में हम कैटारेक्ट सर्जरी के वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे और जो एडिशनल एस्पेक्ट आएगा, ये सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन वगैरह आते हैं। सर्जरी कैटारेक्ट सर्जरी अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसका हमें एक लंबा अलग से एक लेक्चर आएगा पूरा हमारा। तो ये चीज़ है, तो इसलिए इंतजार करें, इसका अगला वाला लेक्चर होगा जब तैयार करेंगे, कल ही करेंगे उसे। तो ये तो आज हम स्टार्ट करें टॉपिक हमारा कौन सा, लेंस वाला टॉपिक ये। तो लेंस के केस में थोड़े बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। क्या चीज़ें, क्या लेंस के बारे में बताऊँ तुम्हें। ये तो क्या होती है, एक तरीके से कैसा होता है, ये बाई कॉन्वेक्स होता है। कैसा था, बाई कॉन्वेक्स। और इसकी पावर पता ही है आपको, पावर तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। पावर बताई थी मैंने, सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन वगैरह में बता चुका हूँ मैं। डायप्टर रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये तरीके बेसिक जानकारी हो गई है आपके बारे में। एक तरीके से ये बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक तरीके से कैसे फाइबर होते हैं, टाइप 4 कोलेजन फाइबर होते हैं। इसके बाद में बातचीत करें तो बेसिक चीज़ें मैं बताऊं तो ये हमारा लेंस हुआ। हाँ, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा बेकार सा डायग्राम बना दिया। तो इस तरीके से इसके आगे के सेल होती हैं, उसे ए सेल कहते हैं। इस तरीके से ए सेल तो इक्वेटर पे होती हैं, इस तरीके से इक्वेटर पे मिलते हैं, उसे ई सेल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। आगे आगे की सेल होती है पूरे से, तो इक्वेटर पे हैं तो इसे कहते हैं ई सेल। ये इनकी सबसे ज़्यादा जो सेल्स की ज़्यादा डेंसिटी होती है वो आगे की साइड होती है। पीछे की साइड क्या है, एक तरीके से वो क्या है, उसमें नहीं होती, मतलब जो फाइबर्स हैं वो की मात्रा कम होती है। ये फाइबर लेस पोस्टीरियरली एज कंपेयर टू किसके, एंटीरियरली के। ये उसका क्या कारण होगा, क्योंकि पीछे की साइड आपको उतनी मजबूती नहीं चाहिए हकीकत में, आगे की साइड तो मजबूती चाहिए ना हकीकत में। ये इसलिए इसमें ये चीज़ होती है। इसमें ये चीज़ ध्यान देंगे, ए सेल और ई सेल में ई सेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इस तरीके से। ये इससे अगर तो ये पॉइंट इसमें किया था, ठीक है क्या। चल बाद में चलो। ये चीज़ है। और चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, कैप्सूल की, ये चीज़ है। कैप्सूल इस तरह से कवर करने का काम करता है, इस तरीके से लेंस को पूरी तरीके से आसपास का पूरा ये स्ट्रक्चर रहता है। ये कैप्सूल हाईलाइट करें तो ये कैप्सूल रहता है, ठीक है। तो
कैप्सूल के एयर में ये चीज़ ध्यान रखना, एक तरीके से ये थिनेस्ट होता है एट पोस्टीरियर पोल। क्यों मैंने बताया था कि तेरे फाइबर्स वगैरह उस तरह एक तरीके से कम में रहते हैं एक तरीके से। और एक तरीके से कहाँ पे थिकेस्ट कहाँ होता है, यानी कि तरीके से अभी इसको मैं थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ज़्यादा भी करना देंगे तो समझ में नहीं आ रहा इसमें, समझ में आ नहीं रहा। ये चीज़ है तो इसमें ए सेल समझ रहे होंगे और उसके ऊपर क्या समझ रहे होंगे, ई सेल है इक्वेटर पे, ये यहाँ पे ई सेल। तो ये क्या सबसे ज़्यादा फाइबर्स को बनाते थे। यहाँ पे देखेंगे सेल का मेम्ब्रेन है तो फाइबर्स वगैरह इधर की साइड बहुत ज़्यादा डेंस मिलेंगे, लेकिन इधर की साइड क्या थोड़ी सेल ही सेल थी दिखेंगे आपको। ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें जो कैप्सूल की बात करके चलें तो कैप्सूल को मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर लेता हूँ लेवल से। तो इसको कवरिंग करने का काम करता है तरीके से, ये कवर कर रहा है कैप्सूल इसको। तो इसकी जो क्या है तरीके थिकनेस बिल्कुल ही नहीं होती, तरीके से बिल्कुल ना के बराबर होती है। और जो पूछे प्री इक्वेटर जोन होता है यहाँ पे तरीके से अचानक बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे और यहाँ पे तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है प्री इक्वेटर जोन है पोस्टीरियर साइड पे, और इधर की साइड वैसे मीडियम लेवल की रहती है और यहाँ पे बीच में तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो ये कि मैं कैप्सूल के बारे में कहना चाह रहा था। ये कैसा है हमारा कैप्सूल, ये बेसिक एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो कुछ खास ज़्यादा जानने का नहीं, कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसको। ये तो ये तो एक तरीके एंटीरियर एपिथेलियम सेल आ गई तरीके से, ए सेल और डी सेल। पोस्टीरियर एपिथेलियम सेल जो होती हैं तरीके से वो एब्सेंट होती है तरीके से। जो एंटीरियर एपिथेलियम सेल होती हैं ए सेल और बी सेल बताई तुमने, एंटीरियर एपिथेलियम सेल है इक्वेटर पे तो बहुत थोड़ी मात्रा में सेल होंगी। पोस्टीरियरली सेल होती हैं वो एब्सेंट होती है पोस्टीरियर क्यों, ऐसा क्या कारण है, क्योंकि इट डेवलप्स इनटू किसमें, प्राइमरी लेंस फाइबर में डेवलप हो जाती है। तो प्राइमरी लेंस फाइबर किससे बनते हैं ये पूछता है आपसे, ये तो सेकेंडरी बार बार चेंज होकर आ रहे हैं। तो पोस्टीरियर एपिथेलियम सेल से बनते हैं, ये कहते हैं प्राइमरी फाइबर्स। ये कीजिए तो उस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है, थोड़ा सा चीज़ें लगा सकते हैं इसका। ये चीज़ याद रखना, ये फाइबर्स वगैरह आते हैं तो बीच में एक तरीके से यूँ बिल्कुल एकदम यूँ जाके ऐसे मिलते हैं यूँ एकदम इस तरीके से। बीच में क्या एक लाइन क्रिएट हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तेरी सुचरल लाइन कहते हैं। ये क्या कहलाता है हमारा, सूचर कहलाता है। ये चीज़ यदि आप इसे फ्रंट से देख रहे हैं, सूचर के बारे में आ जाते हैं, सीन फ्रॉम फ्रंट से देख रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको वाई शेप देखेगा मिलेगा इस तरीके से, और बैक से क्या देखेगा, इन्वर्टेड वाई से। कोई खास बात नहीं है इसमें, बस सूचर के बारे में बताना चाहते हो। ये तब आते हैं थोड़े से अलग थोड़ी स्ट्रक्चर्स वगैरह पे पढ़ते हैं हम हकीकत में इसकी। ये
ये चीज़ें थोड़ा तो मैं बता दूँ, ये आयरिस होती है तो आपको पता ही होगा। और स्ट्रक्चर के नाम बता देता हूँ मैं। ये जो क्या कहते हैं तरीके से जैन्यूल्स कहलाता है हमारे जो क्या कहते हैं तरीके से, मैं बताता था सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं ना इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं तो जॉन्यूल्स भी कह देते हैं। जैसे हैं सस्पेंडरी लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जॉन्यूल्स भी कह देते हैं। ये इसके आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ हकीकत में। ये तो इसके एक तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट के 3 टाइप रहते हैं एक तरीके से। एक तो इसका जो आगे का एंड हुआ है, मतलब एंड रहेंगे एकदम में, लिगामेंट तो काफ़ी सारे होते हैं। इसका जो एंड होता है, एंटीरियर एंड जो होता है उसे एंटीरियर जोनुलर लिम्ब कहते हैं। हाँ, जैसे मैं रेड से हाईलाइट करूँगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये ना आसपास में रेड घुसम पट्टी से जाएगी। ये जो एंटीरियर एंड होता है, तो एंटीरियर एंटीरियर जोनुलर लिम्ब अलग, और क्या नाम होता है इसका, प्री इक्वेटोरियल ये नाम रहता है। पोस्टीरियर साइड पे क्या रहेगा, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर जोनुलर। ये जो होता है पोर्शन बीच का, इसको क्या कहते हैं एक तरीके से, इक्वेटोरियल पोर्शन कहते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा और पॉइंट अलग चीज़ मैं हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मैं ये कि मैं हाईलाइट करता हूँ कलर में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। इसका जो बीच का स्पेस है एक तरीके से, जो मैं हरा हरा हाईलाइट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं हम एक तरीके से, इसको कैनाल कहा जाता है। कौन सी कैनाल, कैनाल ऑफ हॉनर। ये एक और रंग में मैं हाईलाइट कर देता हूँ, गुलाब पीले रंग में। ये जो कैनाल है इसको कहना चाह रहा हूँ ये मैं वैसे ही बना सकता था इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैं किताब पे बना रहा था इसलिए इतने रंग के पेन नहीं थे मेरे पास, ऐसा तो ये तो ये पीछे वाला पोर्शन हिसाब लगा लेना हकीकत में। इसका क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, कैनाल ऑफ पिट्स कहता है। कैसे कहते हैं, हायोड जोनुल और कैसे पोस्ट इक्वेटोरियल लिम्ब के बीच में क्या कहते हैं। कैनाल ऑफ पिट्स कहा जाता है। ये लास्ट जून था, इसको मैं हाईलाइट करना रहेगा मेरा। इसको क्या कहते हैं तरीके से, यहाँ हायोड मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है हमारी, तो इसे क्या कहते हैं तरीके से, हायोड जोनुल कहते हैं तरीके से। ये तो अब चीज़ें समझ गए आप मेरे हिसाब से। तो अब मैं बात करूँ चलूँ तो ये आगे की साइड लिम्ब सी रहती है इस तरीके से। ये रहती है हमारी क्या कहलाती है, एंटीरियर हायोड मेम्ब्रेन। इसी लिम्ब के का पार्ट होता है इस तरीके से। ये तो मैं छोटा लंबा करने पड़ेगा, ठीक है चलो रहने दो। एंटीरियर हायोड मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर ये तो बीच में फोसा सा प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं तरीके से पटेलर फोसा। पटेला से संबंध नहीं है इसका। ये फोसा किस लिए होता है, ताकि इस तरीके से लेंस आ सके उसके अंदर, इसलिए होता है। इसको पटेलर फोसा कहते हैं। ये
और बताऊं तो इसके बीच में जो स्पेस बचता है लास्ट है, तो स्पेस को हम अलग से हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे। चलो अब ब्लू नीला कलर देख लेते हैं। तो ये स्पेस बचता है, इसको क्या कहते हैं हम इस तरीके से, बर्जर स्पेस कहते हैं। इसी बीच में जो स्पेस बचता है उसको ये इसमें याद रखना जो लेंस जो होता है हकीकत में, चलो और फॉन्ट में बता देता हूँ। तो ये जो मैंने बताया था ये विट्रस वाला प्लाट है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये लिगामेंट से अटैच होता है। इस लिगामेंट को क्या कहते हैं, इस लिगामेंट को कहते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे हमारा विट्रस में स्टार्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इस लिगामेंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं, हमारा वेगर्स लिगामेंट कहते हैं। और ये जो कैप्सूल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये पोस्टीरियर कैप्सूल होता है। ये क्या है हमारा एरिया, पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल। ये तो मेरे साथ तो आप चीज़ें समझ गए होंगे, मैं ऐसा और तो मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ मैं फाइंड बताया था, न्यूक्लियस की किस्म बताना भूल गया इधर। अगर यहाँ पर मुझे नहीं है, मुझे एक ही डायग्राम बनाना चाहिए था। अब ठीक है चलो, ये हकीकत में न्यूक्लियस जो होता है उसकी लेयर्स होती हैं हमारी। ये इतना ऊपर नहीं आता, कॉर्टेक्स सब कर जाती है। मैं तो एक फ्री अंदर लगा लो, तो अंदर अंदर की रहती है, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस कहते हैं। 0 से 3 मंथ के बीच में रहता है। तो इसके बीच में क्या आएगा, फीटल हमारा कितना 3 से लेकर 8 मंथ के बीच में। ये इन्फेंटाइल होता है। फिर ये कहते हैं प्री प्यूबर्टी तक रहता है ये। और लास्ट में क्या रहता है हमारा, एडल्ट। ये कब तक रहता है, पोस्ट प्यूबर्टी तक रहता है ये। तो मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा से सारी चीज़ें बता चुका हूँ इसी केस में। थोड़ी सी बात इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या रहती है, इसके लिए कोई भी चीज़ आप देखनी हो तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है हमारी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ये मैं खुद एक भूमिका तैयार कर रहा हूँ उनके लिए। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर जाए तो फिजियोलॉजिकल, अरे यार ये तो क्या हो जाता है इसको, ये होता है एक तरीके से मैं बताया था, ये ए वेस्कुलर होता है तेरे लेंस कोने की तरह ए वेस्कुलर होता है, और ये डिहाइड्रेटेड रहता है। डिहाइड्रेटेड रखने में जिम्मेदारी किसकी होती है, तो मैंने हमने फिर दोबारा चर्चा करी थी इसके बारे में। क्या ये तो इस तरीके से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब इस तरीके से एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। मेन जो चीज़ कही जाती है, मैं बात करके सुनो तो वो कहते हैं पंप लीक थ्योरी कही जाती है, पंप लीक थ्योरी। ये तो पंप लीक थ्योरी कही जाती है। इसको मैं थोड़े से बहुत पॉइंट बताऊं तो इसके बारे में,
कि जो होता है तरीके आउटर साइड पे जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार काम कर रहा होता है, इसमें वो पोटेशियम को तो बाहर फेंकता है और सोडियम को अंदर लेता है। इधर की साइड सोडियम पोटेशियम अंदर आता है और सोडियम बाहर आता है। ये इसी कारण ओवरऑल फ्लो कैसा रहता है आपको देखें तो सोडियम का बाहर की तरफ ही रहेगा इस तरीके से और पोटेशियम का अंदर की तरफ ही रहेगा। और कुछ एक्सपर्ट बताऊं तो मैं इस तरीके से 2-4 चीज़ों का रहता है, जैसे Ca- हुआ, उसका फ्लो अंदर की तरफ रहता है। ग्लूकोज हुआ, उसका फ्लो अंदर की तरफ रहेगा इस तरीके से। ये चीज़ लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड क्योंकि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इस तरीके लैक्टिक एसिड से बनना होगा। लैक्टिक एसिड है, उसका फ्लो एक तरीके से बाहर रहता है हकीकत में। ये ठीक है, इस तरीके से इसको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देते, मतलब इस तरीके से ये हो जाता है कि डिहाइड्रेशन बना के रखते हैं इस तरीके से। ये चीज़ है इसमें जो इसके पंप लीक थ्योरी में इस तरीके से एक पॉइंट खाया तो सब मेंशन कर रखा है किताबों में, तो मैं बता देता हूँ। वो होती है इस तरीके से ऑटो ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है इस तरीके से एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसकी इस तरीके से ग्लूटाथियोन की, जिसकी वजह से क्या होता है इस तरीके से जो प्रोटीन होते हैं रिड्यूस स्टोर्ड में बनाए रहते हैं और जिससे क्या है पंप की इंटीग्रिटी बनी रहती है। क्या है ये तरीके से मेंटेन पंप इंटीग्रिटी। ये लास्ट जो चीज़ आती है वो थोड़ी सी वैसे ट्रिकी क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है, ज़्यादातर लोग आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए आप जरूर पढ़ना उसके बारे में। वो है इस तरीके से प्रोटीन ऑफ लेंस। दो प्रकार के प्रोटीन रहते हैं, तो वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन हुआ और एक होता है वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर इनसॉल्यूबल में आते हैं हमारे क्रिस्टलाइन। एक तो क्रिस्टलाइन कौन से रहते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा। ये होता है क्या था, लार्जेस्ट होता है इस तरीके से, इसमें आ जाता है लार्जेस्ट, और ये होता है इस तरीके से मेजर होता है। ये यानी 55% तक ये होता है और इसके बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इसमें भी तरीके से हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं यूरिया सॉल्यूबल, इसमें क्या आता है साइटोस्केलेटन प्रोटीन आते हैं जैसे विवेंटी। इसमें कौन सा आता है हमारा यूरिया इनसॉल्यूबल। यूरिया इनसॉल्यूबल में कौन सा आता है हमारा इस तरीके से मेजर इंटरस्टिशियल प्रोटीन इसमें आता है। और कौन सा आता है इसमें मैं बता दूँ, एक और आते हैं क्रिस्टलाइन का लिख दिया बताने के लिए। ये जो आते हैं इसमें आते हैं हमारा, चलो सी सिंगल चढ़ता कर लेते हैं, तो चल ठीक है इसको उठाओ। मेजर इंट्रेंसिक प्रोटीन जरूर याद रखना, इंट्रेंसिक प्रोटीन। ये ठीक है चलो। इसमें जो मेन इसके बारे में चलो पूछता नहीं पूछता, इनमें जरूर पूछ लेता है क्वेश्चन कंफ्यूज के नाम पर। कौन सा इस तरीके से ये हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन जो होते हैं इस तरीके से वेट प्रोटीन, उनके बारे में पूछता है। इसमें HMW1 एंड 2 जो होते हैं इस तरीके से ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ये HMW
3 और 4 इंसोल्यूबल होंगे। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो 4 जो होते हैं उसकी क्या एक तरीके से इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन कैटारेट के अंदर, एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। 4 जो होता है रिस्पॉन्सिबल और किसके लिए, न्यूक्लियर कैटारेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज़ आ गई। चलो तो अब इसको कंटिन्यू करेगा, चलो कंटिन्यू करते हैं, सब कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आते कैटारेट पे तो अलग से हेडिंग डालनी पड़ेगी। कैटारेक्ट खाली बस उसके बारे में बात करेंगे, सर्जरी के बारे में बातचीत नहीं करेंगे इस लेक्चर में। ये कैटारेक्ट होता क्या है, ये पूछे आपसे कोई। एनी ओपेसिटी डेवलप हो जाने को कैटारेक्ट कहते हैं। एनी ओपेसिटी इन लेंस विच हाइडेड ये होता है कैटारेक्ट की डेफिनेशन। टाइप्स हो सकते हैं, फिर पूछे टाइप्स के नाम पे एक तरीके से होते हैं। ये तो होते हैं कॉन्जेनाइटल, एक होते हैं हमारे एक्वायर। सबसे पहले आते हैं कॉन्जेनाइटल पे। कॉन्जेनाइटल कैटाग्राफ के बारे में बातचीत करें तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कुछ हद तक, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, खास पता है नहीं जानने को। इसमें 2 प्रकार के होते हैं कॉन्जेनाइटल कैटारेक्ट में। इन्फेंटाइल होती है क्योंकि लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पे ही आ जाती है, और इस तरीके से ये कौन सी होती है तो इस तरीके से डेवलप हुई है। इस तरीके से बच्चों को पहले नहीं थी लेकिन डेवलप हुई है। डेवलपमेंटल वो क्या होती है, बस 1 ईयर के बाद आती है ये। इसके टाइप्स की बात करके चलें, कौन कौन से टाइप के कॉन्जेनाइटल कैटारेक्ट होते हैं विगत में, उस पर आते करेंगे चीज़ें। ये पहला जो आता है वो आता है हमारा ब्लू डॉट कैटारेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखने का बताया था मैं, ब्लू डॉट। ये होता है ब्लूइश डॉट दिखते हैं तरीके से न्यूक्लियस और कॉन किस पे तरीके से ये लेंस बना तो इस तरीके से ब्लूइश डॉट दिखेंगे, पूरे के पूरे लेंस में दिखेंगे। कॉर्टेक्स न्यूक्लियस अंदर नहीं रहेगा, पूरे दिखेंगे। किसमें देखेंगे ये ज़्यादा, ये मोस्ट कॉमन कैटारेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल कैटारेक्ट ये। और ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब पूरा वही लगाना और कुछ करने की जरूरत नहीं है ये। और जी इसी चीज़ आते हैं हमारे कैटारेक्ट परवुनेटा। कैटारेक्ट परवुनेटा क्या होता है, इस तरीके से पाउडरी अपीयरेंस हो जाती है इस तरीके से।
तीसरा आता है हमारा इस तरीके से लेमिनार या जॉनुलर कैटारेक्ट। लेमिनार कैटारेक्ट जो होते हैं इस तरीके से, इसमें क्या देखने में मेरे को राइडर्स देखने मिलते हैं। चलो फाइंडिंग क्या देखना है इस तरीके से, हम सारे हाईलाइट करते चलेंगे। राइडर्स देखने को मिलते हैं। कौन सी, ये क्या होती हैं, फोक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसमें क्या ज़्यादातर आपको न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा इस तरीके से। मेनली न्यूक्लियस होती हैं इस तरीके से, क्योंकि फोक हैं इस तरीके से, फोक निकलने तो इस तरीके से न्यूक्लियस है इस तरीके से। तो ये कैटारेक्ट है, ये एक तरीके से फोक से निकलते दिख रहे हैं इस तरीके से। ये तो ये लेमिनर कैटारेक्ट है। ये ऐसे क्या कहते हैं इस तरीके से, हम राइडर्स कहते हैं इसको। ये किसके संग होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड रहता है ये। और किसके नाम होता है, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अनुसार एसोसिएटेड रहता है ये। हाँ, और जो उसकी याद रखनी है आपको, ये मोस्ट कॉमन कैटारेक्ट है जिसमें मार्क डिमिनिशन ऑफ विजन होता है, और मोस्ट कॉमन इन्फेंटाइल कैटारेक्ट है ये। मोस्ट कॉमन क्या है ये, मोस्ट कॉमन इन्फेंटाइल कैटारेक्ट होता है ये। और मोस्ट कॉमन का दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ये इसलिए ये चीज़ याद रखना। यदि आपसे मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट का कैटारेक्ट पूछे तो कौन जाएगा, ये जाएगा ब्लू डॉट कैटारेक्ट। क्योंकि हकीकत में मोस्ट कॉमन इन्फेंटाइल कैटारेक्ट होते हुए भी मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा, हमारा ब्लू डॉट है। तो इसलिए वो उसमें तो दूसरे टाइप में तो कॉमन हो गई ना। यदि उस टाइम में कोई दूसरा कॉमन हो गया तो फिर ये वो कहाँ से आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ है। अब हम आते हैं पोलर कैटारेक्ट पे। पोलर में आते हैं हमारे, ये तो एंटीरियर पोलर। इसमें को क्या देखने को मिलती है इस तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। चलो एंटीरियर पोलर पर पोस्टीरियर कुछ फाइंडिंग है नहीं इसी याद करने लगे। पोस्टीरियर पोलर में देखने के वाली याद है। पोस्टीरियर में क्या देखने को मिलता है आपको, ऑनियन रिंग अपीयरेंस है। एक पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत है। ऑनियन रिंग अपीयरेंस देखने को मिलती है ये। और क्या देखने को मिलता है, तो सर एक आधा पॉइंट है, मेटेन ड्रॉप डॉट्स देखने को मिलते हैं। मेटेन डॉट्स देखने को मिलते हैं, मेटेन डॉट ड्रॉप ये। और एक जीन वैल्यू याद रखना, PID-X3 जीन होती है, वो याद रखो तो याद रख लेना हकीकत में, वैसे और कोई बात नहीं है। और इसमें हमने दो चार और बात कर लेते थोड़ी बहुत। क्या है इस तरीके से बातें, कोरोनरी आता है तो नाम ले लेना बस, खाली नाम लिखने के लिए। कोरोनरी कैटारेक्ट, इसमें क्या है इस तरीके से बस खाली कॉर्टिकल ओपेसिटी देखने को मिलेगी। ये एक होता है हमारा सूचरल में इस तरीके से अलॉन्ग सूचर देखने को मिलेगी। अलॉन्ग सूचर का मतलब क्या होगा, इस तरीके से होता है ना, वाई शेप्ड होता है ना, इस तरीके से वाई शेप ऐसे करके इस तरीके से ओपेसिटी देखने को मिलेगी। ये
इस सब से पूछ सकता है इस तरीके से ट्रीटमेंट के नाम पे वो जब भी आपको ट्रीटमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि हकीकत में आपको इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी तो करनी पड़ेगी ना। कह रहे हैं रूबेला सिंड्रोम वगैरह और के बारे में बातचीत करनी है। चलो रूबेला का हकीकत में दे रखा है तो सही ढंग से बात कर लेते हैं। ओक्यूलर फीचर ऑफ रूबेला, तो वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे अभी टॉपिक खत्म करना है कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट का। ओक्यूलर फीचर्स ऑफ किसका, रूबेला का। ये क्या आता है हमारे आई वॉल में, क्या देखने को मिलता है, माइक्रोप्थेल्मोस देखने को मिलता है। ये कॉर्निया में क्या देखने को मिलता है, केरेटाइटिस बात की थी हमने यदि रूबेला केरेटाइटिस। ये उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, ग्लोकोमा देखने को मिलता है। हाँ, और क्या कहते हैं, सॉल्ट एंड पेपर फंडस देखने को मिलेगा रेटाइनोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे तो। ये चीज़ तो उसको पता लगे। क्लिनिकल फीचर, चलो और ओवरऑल बात कर चलें तो ओवरऑल लेवल पे क्लिनिकल फीचर क्या आता है इसका, इस तरीके से ल्यूकोकोरिया आता है जो भी कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होते हैं। इसको जरूर याद रखना, ये कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट के केस में आते हैं, पीछे फिर कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, ऐसा उसके केस में भी करेंगे, एक वर्ड वाले कैटरेक्ट के केस में भी बताएंगे। ये ट्रीटमेंट पे हैं आरएक्स पे, तो इसके केस से पहले हमको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन कैसे लिए करेंगे ताकि हमें पता लग सके कॉज क्या था उसका। ये चीज़ तभी तो आप करेंगे। जैसे कॉज के नाम पे क्या रहते हैं हमारे, टॉर्च इन्फेक्शन होता है, टॉर्च इन्फेक्शन के कारण हो जाता है हकीकत में। और कौन से कॉज होते हैं हमारे, ये तरीके जेनेटिक कॉज रहते हैं हमारे एक तरीके से। उसके अलावा हेपेटाइटिस डिजीज होती है, विल्सन जी या ऐसे और काफ़ी सारे कॉज रहते हैं, तो उसका एक तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं। तो टॉर्च के लिए क्या करते हैं हम, सीरम वगैरह का करते हैं, सीरम एनालिसिस। उसके अलावा जैसे गैलेक्टोसीमिया वगैरह हुई, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम कहें तो यूरिन एनालिसिस भी किया जाता है, यूरिन एनालिसिस भी करते हैं। तो यदि गैलेक्टोसीमिया था, ये तरीके ऑल ड्राइव क्रेटाइट देखने को मिलता है ना गैलेक्टोसीमिया में, उसके लिए क्या कहते हैं, इस तरीके से रिड्यूसिंग सब्सटेंस मिलेगा इस तरीके से किसमें, यूरिन में। मुझे उल्टा लिख दिया ये वैसे। यदि मान के चले आपको अमाइनो एसिड देखने को मिल रहा है यूरिन एनालिसिस में, तो क्या होता है, लूज सिंड्रोम में जाता है, लूज सिंड्रोम। अब इसके अंदर होता है कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये यदि आपको सेडिमेंट देखने को मिल रहे हैं, ये बात करो, सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो किस में आता है, फेब्रिस डिजीज पे आता है। ये कॉपर देखने को मिल रहा है तो वह है विल्सन डिजीज पे आता है। और ब्लड देखने को मिल रहा है तो ब्लड का मतलब क्या है, एक तरीके से वो हेमरेजिक वगैरह हो गया तो एल्पोर्ट सिंड्रोम आता है। एल्पोर्ट सिंड्रोम भी एक तरीके से एसोसिएटेड होता है, तरीके से हमने पढ़ते हैं काफ़ी सारे सिंड्रोम में हम पढ़ते हैं, तो जब जब वो सिंड्रोम आएंगे तब पढ़ते चलेंगे इनको। ये तो एल्पोर्ट सिंड्रोम के संग ये चीज़ देखने को मिलती है। ये तो ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन ज़रूर की जाती है हमारा, जब भी एक तरीके से हम एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं इनका। ये इसमें एक तरीके से ट्रीटमेंट के नाम पे कब ट्रीटमेंट करेंगे तो ये इसकी कंडीशन रहती है। ये टाइम ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो टाइम ऑफ ट्रीटमेंट के केस में ये याद रखना, टाइम ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी करेंगे तो ट्रीटमेंट ना और उसको नहीं, सर्जरी के केस में याद रखना यदि ये यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल है और कौन सा यूनिलेटरल डेंस है, तो उसके केस में इन तरीके से क्या करें, इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है। इमीडिएटली ट्रीटमेंट करते हैं तरीके से।
क्यों करते हैं तरीके से? क्योंकि ये तरीके से क्या हो जाएगा, सेंसरी डिप्राइवेशन एम्ब्लायोडेपिया हो जाएगा। क्योंकि ये तरीके से क्यों करा जाता है? बिकॉज रिस्क रहता है इसमें, रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किसका रहता है तरीके से, एम्ब्लायोपिया का। इसलिए एम्ब्लायोपिया यानी कि तरीके से फोबिया उसका डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें फटाफट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका। ये यदि बायलेटरल है कैटारेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रिमूव करना चाहिए, अर्ली रिमूव कर सकते हैं, इमीडिएट की जरूरत नहीं है, क्या अर्ली रिमूव कितने तरीके से लेस देन 6 मंथ पे 6 वीक्स पे हम कर देंगे। सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, यदि सर्जरी में आएगा तो लेंस का एस्पिरेशन जो खराब लेंस है उसको निकालेंगे। निकाल समय याद रखना आपको पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है वरना कैप्सूल खिंच के निकल जाएगा। पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी एंटी विट्रेक्टोमी होती है तरीके से, लगभग एक ही में ही मान लीजिए। उसके बाद करेंगे IOL का इम्प्लांटेशन करेंगे। इसमें याद रखना इस तरीके से IOL की पावर कितनी होगी, वो एज पे डिपेंड करती है। यदि चाइल्ड है कितने से तरीके से 2 ईयर से कम का है तो फिर क्या करेंगे इस तरीके से अंडर करेक्शन करते हैं उसका। ये चाहिए क्यों इस तरीके से करते हैं, इमेट्रोपिया को बचाने के लिए। ये चाहिए अब आते हैं एक्वायर्ड कैटारेक्ट पे।
इसके टाइप याद रखने ना, टाइप कितने होते हैं एक बार टेट्रारेट में क्लासिफिकेशन का आधार होता है। एक तो ये से क्या होता है, एंटीरियर पोलर, एंटीरियर सब कैप्सुलर, और रहता है एंटीरियर कॉर्टिकल, ये न्यूक्लियर, और कहते हैं कॉर्टिकल, न्यूक्लियर हो गया तेरे न्यूक्लियर। और एक तरीके से फिर पोस्टीरियर आता है, पोस्टीरियर कॉर्टिकल, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर और पोस्टीरियर पोलर। बहुत आप ये पता लगाए ना ऐसे, ठीक है, ज़्यादा जरूरत नहीं। मेन जो आपको याद रखना है इस तरीके से कॉर्टिकल की बात करेंगे हम इस तरीके से, एंटीरियर पोस्टीरियर उसमें दोनों अपने हम ही आ जाएंगे। और उसके अलावा बात करेंगे न्यूक्लियर कैटारेट की, और बात करेंगे सब कैप्सुलर कैटारेट की हकीकत में। एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटारेट का कुछ खास किया मैंने, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटारेट का ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है ये। और यदि हम मैच्योरिटी के आधार पर बात करके चलें, और मैच्योरिटी के आधार पर बात करके चलें, मैच्योरिटी में रहता है इमेच्योर रहता है, एक होता है मैच्योर। इमेच्योर में ध्यान रखना, वो आइरिस शैडो होती है वो देखने को मिलती है लेंस पे। इसमें नहीं देखने में, मैच्योर और हाइपर मैच्योर में। इस वजह से मैंने रफ क्लासिफिकेशन बता दिया। ठीक, तो हम सबसे कॉमन कैटारेट जो हमें इस तरीके से मिल सकता है पूरी ह्यूमन जगत में, उस पर बात करते हैं, तो वो है हमारा सेनाइल कैटारेट। जिस तरह से हाईलाइट करना है तो इसको मैं ढंग से ही हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सेनाइल कैटारेट का केस याद रखना है वो। इसमें दो टाइप होते हैं तरीके से, तो कॉर्टिकल होता है। पहले कॉर्टिकल की बात कर लेते हैं। कॉर्टिकल जो होता है इस तरीके से किसके कारण होता है, हाइड्रेशन हो जाता है लेंस, जो कि नॉर्मल नहीं होता है। ये स्टेजेस की बात करते हैं पैथोलॉजी की। हाइड्रेशन क्रैफ्ट बनती है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है आपको, लेमिनर सेपरेशन। इसी कारण क्या बन जाएगा लास्ट में, यूनिफॉर्म कैटारेक्ट बन जाता है। ये यूनिफॉर्म कैटारेट जो होता है वो तरीके से किस टाइप का होता है, हमारा इमेच्योर टाइप का कैटारेट होता है, जो आगे चल के इस तरीके से मैच्योर हो जाता है। मैच्योर में किस टाइप का कैटारेट आएगा इस तरीके से, इंट्यूमिनेसेंट कर रहे हैं। हाइपर मैच्योर जो होता है इसमें क्या होता है, इस तरीके से दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
इसमें तरह से क्या होता है, मेन लिक्विफिकेशन होता है इस तरीके से। आपसे पूछ सकता है क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगी हमारी फाइकोलाइटिक ग्लोकोमा, ये थी है। न्यूक्लियर कैटारेक्ट पर आते हैं। स्क्लेरोसिस की वजह से डेवलप होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, डिक्रीज डे टाइम विजन होता है, देखिए इंक्रीज आपको देखने को मिलता है डिम लाइट विजन। इंक्रीज डिम लाइट विजन के कारण इस तरीके से उसे लगता है इस तरीके से विजन इंप्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जबकि उल्टा हो रहा है, काम उसका हाल बेहाल हो रहा है। ये क्यों होता है ऐसा, ये जी बदलना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिफ्रैक्टरी इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं, इस तरीके से याद रखना कंडीशन। इंडेक्स में कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन याद रखें तो क्या होगा, इसका होता है ना मोस्ट कॉमन, ये भी नाम होता है इसका दूसरा। ग्रेडिंग के बारे में चर्चा करनी रहता है, इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में। ये कहते हैं मेटाबॉलिक कैटारेक्ट। चर्चा के नाम पे कुछ नहीं करना, सीधे लिखते चलो पॉइंटों को। डायबिटीज मेलाइटस में क्या था देखने मिलता है, स्नो फिलिप कैटारेक्ट देखने मिलता है। ये इसमें भी टाइप 1 के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। ये स्नो में देखिए अंदाजा लगाना ना किसके कारण होता है, सॉर्बिटॉल अक्यूमुलेशन के कारण। बाबा यार अब दूसरे काम में चले जाते हैं। लीजिए एक होता है गैलेक्टोसीमिया। परसों देखो सवा दो तो हमने क्या कर भैया हमें आता भी क्वालिटी ना है, जैसे चल रहा है। अरे यार 2 मिनट चलो जाओ फोन।
इसमें तो ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट देखने को मिलता है। बात कर दूंगा। हेलो। हाँ राम। हाँ बोल। सनफ्लावर कैटरेक्ट देखने को मिलता है। हाँ हाँ ना। नीचे कॉम्प्लिकेटेड। एंटी सब कैप्सुलर याद रखना है। इसमें किस किस्म का होता है? एमाइडेरॉन और गोल्ड की एक्यूमुलेशन के कारण होता है। वो कहते हैं फिनोसाइड। इनके एक्यूमुलेशन के कारण होता है। ऐसे पूछ सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स इन आई क्या होता है? वो होता है ग्लोकोमा। ये तो आते हैं तरीके से ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट पे।
एंटी सब कैप्सूल होता है ये इंफ्रारेड से बात करेंगे। ग्लास ओवर कैटरेक्ट ये चीज़ देखने को मिलती है। सब बात करें पोस्टीरियर सब कैप्सूल कैटरेक्ट में। Here then myotonic dystrophies में क्या करें प्लीज ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। इसी के संग ये हमारे 100 मिनट पे लेक्चर ख़त्म है।